समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर है और मध्य प्रदेश में आज उनका दूसरा दिन है। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और लगातार सरकार को लेकर उन्होंने तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि समाजवादी विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी रणनीति पीडीए है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी रणनीति पीडीए है। अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश दौरा है, दौरे का दूसरा दिन है। अखिलेश यादव ने रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग साथ हैं। अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही कहा कि समाजवादी विचारों को आगे बढ़ा रही है। हमारी रणनीति पीडीए है। बीजेपी सरकार में किसान दुखी है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। आगे उन्होंने कहा कि ग्वालियर में गुर्जर समाज के लोग अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है। हमारी रणनीति पीडीए है। लगातार वो पीडीए पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति पीडीए है। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हम लोग पीडीए के साथ आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि किसान दुखी हैं इस सरकार में। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार अगर रिफाइंड को बात किया जाए तो तेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरसों के तेल को दबाया जा रहा है क्योंकि वो किसान पैदा करते हैं, और रिफाइंड तेल को आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सभी को पता है वो कहां से आता है। तो तमाम तरह के ऐसे दावों को लेकर उन्होंने और ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए मध्य प्रदेश के दौरे पर है अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर मध्य प्रदेश गए हैं, जहां वो कल सिरमौर के अंदर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। आज एक प्रेस वार्ता करते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार को एक साथ जोड़कर एक बड़ा हमला बोला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि बड़ा हमला भाजपा पर बोलते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से लगातार कही है कि किसानों की आय दुगनी होगी, मगर 10 साल होने को है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि उनके जो किसानों को लागत लगती है खेती के कार्यों में, उसमें कहीं ना कहीं एक भारी इजाफा देखने को मिला है। डीजल, पेट्रोल और बात की जाए तो बीज, खाद को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रदेश के अंदर में और साथ ही साथ देश के अंदर में कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे किसान बेहाल है और सरकार आय दुगनी की बात करती है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर में लगभग हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा उन्होंने कि मध्य प्रदेश के अंदर में मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी गरीब का बच्चा स्कूलों में जाकर शिक्षित हो, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है। वहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कामयाब होती है तो लोहिया आवास के तहत कहीं ना कहीं आवास दिए जाएंगे। साथ ही जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें सोलर प्लेट लगाकर मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगर बात की जाए तो लगभग 6 सीटों पर सपा अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है, और ये वो सीटें हैं नंदनी जो उत्तर प्रदेश के जिसके बॉर्डर छूते हैं, और देखा जाए तो पूर्व में भी सपा वहां पे अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। और अगर बात की जाए तो उनके जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म किया तो उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, और मध्य प्रदेश के अंदर में अभी अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक तालमेल नहीं बन पाया है, अभी तक कोई समीकरण नहीं बन पाया है, जैसा कि मध्य प्रदेश के बागेश्वर उपचुनाव में देखा गया था। तो क्या देखने वाली बात ये होगी कि क्या आगामी दिनों में, साल के अंत में चुनाव है, और आगामी दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर में भी चुनाव लड़ती है या नहीं। साथ ही उनकी तरफ से तमाम दावों के बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का मोर्चा खोला है, इसी तरह उन्होंने एमपी के रीवा में भी यही कहा कि हम पीडीए को जो फॉर्मूला है पीडीए को लेकर आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी।
बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक के साथ मिलकर और अपने जीत के दावे कर रही है, उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर में देखा जाए तो ओबीसी और एससी वर्ग की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है और साफ तौर से अखिलेश यादव इन तमाम वर्ग को निशाना बना रहे हैं, अपने तरफ खिले रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव के अंदर में इन तमाम वर्गों का समर्थन लेकर और जीत के दावे भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे सरकार है। बीच में अगर बात की जाए तो लगभग 16 महीने तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर सरकार बदली, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम जो दशकों से सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, उसमें तमाम जो विकास कार्य हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि आदिवासियों के घर छीने जा रहे हैं और अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर में कामयाब होती है तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में बदलाव लाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आगामी दिनों में इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं, और वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसको साफ तौर से लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर उन राज्यों में देखा जा रहा है। जी देखिए विभांशु, जिस तरीके से अभी सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश के 100 विधायक आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो जो 100 विधायक आ रहे हैं वो हार का अनुभव लेने आ रहे हैं और यहाँ से हार के जाएंगे, फिर वहां हार जाएंगे। तो बड़ा तंज कसा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। जी बिल्कुल आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक मास्टर प्लान के तहत तमाम सरकार के, उत्तर प्रदेश के विधायक और साथ ही साथ सरकार के मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्र के प्रभारी बनाकर चुनावी मैदान में उतारी है, जिस पर पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तंज कसते हुए बीजेपी पर यह कहते हुए नजर आए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता प्रचार करने आ रहे हैं तो घोसी की तरह भी हार का अनुभव करते हुए नजर आएंगे। वो तो वक्त बताएगा कि किस तरफ सियासी ऊंट करवट लेता है, वो चुनाव नतीजे के बाद साफ होगा। मगर मध्य प्रदेश के अंदर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अगर देखे तो लगातार मध्य प्रदेश के अंदर में अपने नेताओं को भेजकर और प्रदेश सरकार की तमाम विफलताओं को गिना रही है। वहीं अखिलेश यादव भी अलग स्वर में बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के तहत कहीं ना कहीं अगर आते हैं तो निश्चित तौर से परिणाम एक देखने वाला होगा और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा देगा। क्योंकि अगर कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल, चाहे बात की जाए गोंडवाना हो, चाहे बात करें तो वहां जो तमाम क्षेत्रीय दल है वो अगर एक होकर इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर होगी। साथ ही अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 3000 विद्यालयों बंद करने का भी मुद्दा उठाया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर में सरकारी हजारों विद्यालय बंद होने का मामला उठाते हुए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो तमाम दावे किए गए हैं उसके विपरीत सरकार काम करते हुए नजर आई है। उनका यह भी कहना था कि जो किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुएं हैं जो खेतों से पैदा होती हैं उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले रिफाइन और डालडा है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे साफ तौर से जो पूंजीपति हैं उनकी कमाई में इजाफा हो सके। जी देखिए विभांशु, महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को 6000 रुपए महीने दिए जाएंगे। बिल्कुल आपको बताया कि अगर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब होती है तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जो तमाम अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं उनको 6000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि आगामी चुनाव में हम 20% महिलाओं को टिकट भी देंगे। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महज एक ख्याली पुलाव के तौर पर इसे प्रस्तुत की है, अभी कब लागू होगा इसका पता नहीं। मगर क्या मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की जिस भागीदारी की बात कर रही है उसके तहत 33% सीटों पर महिलाओं को उतारी गई या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं
कहीं सरकार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि देखना होगा कि क्या 33% सीटों पर इन 5 राज्यों में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के कहीं ना कहीं महिला उम्मीदवार उतारती है नहीं, मगर उनकी तरफ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी 20% सीटों पर महिलाओं को उतारेगी। और उनका यह भी कहना है कि मुलायम सिंह यादव जब कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय थे, सपा के संस्थापक हैं, और स्वर्गीय मुलायम सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम विरोधों के बावजूद वो फूलन देवी को टिकट देते हैं और उनको कहीं ना कहीं सदन तक पहुंचाते हैं। और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं की हितैषी सरकार रही है, महिलाओं की हमेशा भागीदारी की बात करते हुए नजर आई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में दौरा है, दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर उन्होंने महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार को पर जमकर हमला बोला है। तमाम तरह के उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा फंसा नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां झारखंड वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है, लेकिन सपा तैयार नहीं है। हालात ये तक हो गई है कि कांग्रेस ने अब खुद ही 80 सीटों पर लड़ने की बात कह दी है। उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन अभी तक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस की कोशिश इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल कराने की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है। कमेटी ने राज्य स्तर पर सीट विवाद सुलझाने का फैसला किया है। सपा से कमेटी में जावेद अली और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल हैं। इस कमेटी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है जब सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 2017 में दोनों विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ चुकी हैं। तो यूपी में सीट बंटवारे को लेकर जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विभांशु एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन में है वो कहीं ना कहीं पेच वहां पर फंसता ही नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी उतनी सीटें देना नहीं चाहती है और कांग्रेस अब कह रही है कि वो 80 लोकसभा चुनाव की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते दिन जब पत्रकारों से एक वार्ता करते हैं, उस दौरान उनसे पूछा जाता है कि कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उस दौरान उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के तहत सीट बांटने का कार्य करेंगे, सीट लेने का कार्य नहीं करेंगे। जिसके बाद से अगर बात की जाए तो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के अगुवाई में बने इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है उस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही जा चुकी है। जिसके बाद से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि लगभग 45 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अभी अगर बात की जाए तो जो इंडिया गठबंधन की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो सपा की तरफ से जावेद खान और कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल जैसे नेता कहीं ना कहीं सदस्य है। इनका कार्य है सीट बांटना। अभी अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई हैं, बेंगलोर, मुंबई और पटना, और आगामी जहां बैठक होनी है वहां निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी। मगर कहीं ना कहीं पिछले बैठक के अंदर में एक चर्चा हुई थी कि सपा को कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के तहत प्रदेश की 49 सीटों पर उतारने की बात पर सहमति आगामी दिनों में बन सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहना है कि हम लगभग 45 सीटों पर लड़ेंगे। और अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर और जिन सीटों पर मजबूती के साथ कांग्रेस 2014 और 2019 में लड़ी है उन सीटों पर समीक्षा कर रहे हैं और आगामी दिनों पर इसको लेकर चर्चा हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस और सपा के बीच सहमति बनती है, इस दरमियान आरएलडी को कितनी सीटें मिलती हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की छोटे दलों में से एक अपना दल कमेरा को कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो वक्त बताएगा। और अगली बैठक में इस पर कहीं ना कहीं बात बनते हाल ही में हुए खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी जहां पर कभी नहीं जीती है वो सीट छोड़ सकती है इंडिया गठबंधन के लिए, ये बात सामने आई थी। इसी के बाद सभी पार्टियां जो है एक दूसरे से कह रही हैं कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं।
बिल्कुल, आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक इंटरनल सर्वे किया जा रहा है कि किन सीटों पर वो पूर्व में चुनाव जीत चुकी है। चाहे बात की जाए तो 2004 का चुनाव हो, चाहे बात करें तो 2009 का हो या 2014 का हो या 2019 का हो, इन तमाम लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं सपा जिन सीटों पर मजबूती के साथ जिस सीटों पर एक वोट बैंक रहा है सपा का, वहां पर वो चुनाव के लड़ने की अपने कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारने का दबाव इंडिया गठबंधन के अंदर में बनाएगी। जिन सीटों पर अगर बात की जाए तो अब तक बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, उस सीटों को छोड़ेगी। ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं गठबंधन के सभी सहयोगी दल बैठकर और आपस में बात करके इस पर सहमति बनाएंगे, क्योंकि 28 दल हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता फूलपुर के अंदर से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की एक पोस्टर लगा रहे हैं, तो वहीं अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से उनकी तरफ से कहा गया था कि फूलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो किस तरह से सहमति बनती है, कितने सीटों पर बनती है, वो तो वक्त बताएगा। मगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बागेश्वर में हुए उपचुनाव के बाद जिस तरह से सपा कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार का ऐलान की थी और कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 2000 से 2200 वोटों से हार हासिल हुई थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 2000 करीब वोट मिले थे। इसके बाद से अजय राय की तरफ से कहा गया कि घोसी के अंदर में हम जब उपचुनाव हुए तो हमने कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ तमाम सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। ठीक वैसे ही अखिलेश यादव को दिल बड़ा करते हुए कहीं ना कहीं बागेश्वर पे भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर में चुनाव चल रहा है, चुनाव के पूरे ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल का फूंक चुकी है सभी दलें और साल के अंत में चुनाव होने वाला है। तो कितनी सीटों पर यहाँ अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हैं और कांग्रेस कितनी सीट सपा को देती है वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के बीच कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर सियासी गर्मियां नेताओं के बीच तेज है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में पेश फंसने की बात कही जा रही है। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यह साफ कह दिया था कि हम सीटें मांग नहीं रहे बल्कि दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का नारा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना कराने पर जोर दे रही है। कांग्रेस का फोकस पिछड़ा वर्ग से भी अति पिछड़ा वर्ग पर है, जिसमें यादवों से हटकर पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियां आती हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी का कहना है कि कांग्रेस ने इसे पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन नाम दिया है। यूपी के सभी मंडलों में यह सम्मेलन क्रमवार होंगे। सम्मेलनों में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के आरक्षण पर चर्चा होगी, उनके हकों पर बात की जाएगी। पिछले 2 बार की भाजपा सरकार ने अब तक पिछड़ों अति पिछड़ों की किस तरीके से शोषण किया है, उनके हकों पर वार किया है, इस पर भी बात होगी। मेरठ में होने वाले सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों से पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे। तो जिस तरीके से सभी पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं कांग्रेस भी अब सक्रिय नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन कराया जाएगा, जिसमें पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। तो यूपी में मेरठ के अति पिछड़ा मंडलीय सम्मेलन किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब सक्रिय हो रही है, तो लगातार देखिए कांग्रेस आरक्षण की मांग कर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का यही है कि पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन के तहत वो पिछड़े जो जातियां हैं उन पर अपना फोकस बढ़ाएगी, उनके बीच जाकर बातचीत करेगी और कहीं ना कहीं 2024 के लिए रणनीति बनाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अब कांग्रेस आरक्षण की मांग कर रही है और तेज भी कर दी है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी फोकस अति पिछड़ों और पिछड़ों वर्ग पर ही है। देखिए नंदनी, कांग्रेस नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस हर चुनाव में अति पिछड़ों और दलितों पर होता है, क्योंकि एक वोट बैंक माने जाते हैं। सरकार या फिर कोई भी दल की हो, सब इनके वोटों से ही सत्ता में आती है। चुनाव से पहले सभी इनके लिए बड़े बड़े वादे करते हैं या फिर यूँ कहते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं इनके वादों में कमियां पाई जाती हैं।
जिसी तरीके से सत्ता परिवर्तन भी होता रहता है। अब कांग्रेस ने पिछड़ों का ये मुद्दा उठाया है। आज 28 सितंबर मेरठ को पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है, इसके बाद 1 अक्टूबर को बरेली में सम्मेलन करेगी और खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी और डबल इंजन सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी। 10 साल हो गए हैं केंद्र में भाजपा की सरकार को, और इन 10 सालों में जो भी विफलताएं हैं, जो भी पिछड़ों के लिए वादे किए गए थे वो नहीं पूरे हुए हैं, उन सारी विफलताओं को गिनाने का काम पिछड़ों के साथ किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास हुआ, इसमें परिसीमन की आवश्यकता है, क्योंकि इस महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों का भी हक है, दलितों का भी हक है और आदिवासी महिलाओं का भी हक है। इस पे भी लगातार बातचीत जो है वो हर पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही है। वैसे में पिछड़ों की बात जो है समाजवादी पार्टी या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों के अलावा अब कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो भी कर रही है। पहली बार जातिगत जनगणना की बात अगर देखें तो बिहार से शुरू हुई थी। बिहार की ये लपट उत्तर प्रदेश में फैल रही है और उत्तर प्रदेश के बाद अब पूरे देश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के आधार पे पिछड़ों की हक की बात की जा रही है। जी देखिए विवेक, जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है सक्रिय नजर आ रही कहीं ना कहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मेहनत की जरूरत है और कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए? बेहद ही चुनौतीपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे INDI गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे कह रही है कि हम सीटें मांगने वाले नहीं बल्कि सीटें देने वाले हैं। हमसे अगर किसी को बात करनी हो तो सीधे तौर पे हम फ्रंट पे होंगे और हम ये चीजें डिसाइड करेंगे कि हमको किसको कितनी सीटें देनी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, सबसे मजबूत पार्टी है भाजपा के बाद। तो उसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित मध्य प्रदेश से कुछ जिलों में भी अपने चुनाव प्रचार करने की योजना बना रही है, वहां पे कैंडिडेट खड़ी करने की योजना बना रही है। इससे कांग्रेस पर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से सीटों के लिए बातचीत करते हुए भी नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि कांग्रेस अब तैयारियों में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बहुजन समाज पार्टी के नेता दानिश अली ने बुधवार को दावा किया कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदूड़ी की लोकसभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ लोग उन्हें घृणात्मक और धमकी भरे मैसेज भेज रहे थे। इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिदूड़ी की अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए हिंदी में एक कथित नफरत भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता विवेक की तरफ। विवेक, देखिए जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद उन्होंने अब एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। कहा जा रहा है कि अब उनको धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। देखिए ये विवाद अब थमने वाला नहीं है। नए पार्लियामेंट्री हाउस में जब चंद्रयान 3 की सफलता पे चर्चा हो रही थी, उस समय रमेश बिदूड़ी जो दिल्ली से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चर्चा में खड़े हुए थे, अपनी बात कर रहे थे। ऐसे में रोका टोकी की गई। दानिश अली जो बसपा से अमरोहा के सांसद है, इसके बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर तमाम ऐसे शब्दों का यूज किया जो सदन में बैन है या फिर राह चलते भी कोई किसी पर नहीं कर सकता है। ऐसे अमर्यादित भाषा के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर हो गया है और दानिश अली ने इसके बाद तमाम आरोप लगाए हैं कि जब से ये विवाद हुआ है उनको जान से मारने की धमकी जो है रमेश बिदूड़ी के समर्थकों के द्वारा दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली पुलिस में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मंजूरी देता है ऐसे अपमानित शब्दों का फेलो सांसद के खिलाफ जो है उपयोग करना। अब तक कोई कार्रवाई जो है रमेश बिदूड़ी पे नहीं हो पा रही है, जबकि ये वही सदन है जहां पे संजय सिंह और तमाम ऐसे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा स्पीकर किस प्रकार से अपनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि दानिश अली लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जांच कराई जा रही है और सदन के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। मेरा जो व्यवहार है उसको जो है पुराने वीडियो के माध्यम से दिखा के लोकसभा स्पीकर तक पहुंचाने की तैयारी है। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दानिश अली के भी दोष निकालना शुरू कर दिया। देखिए विवेक, जितना भारतीय जनता पार्टी अगर रमेश बिदूड़ी को कह रही है कि जितने वो दोषी हैं उतना ही दोषी दानिश अली भी हैं।
जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोपों से बचने के लिए प्रत्यारोप लगा रही है। हर पार्टी जो है इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चर्चा हो रही थी तो ऐसी कौन सी बातें, कौन से शब्दों का प्रयोग दानिश अली ने किया कि रमेश बिदुड़ी को अपना आपा खोना पड़ा और अमर्यादित अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना पड़ा। अब ये जांच के बाद ही पता हो पाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी खामी निकल के आ रही है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई रमेश बिदुड़ी के खिलाफ नहीं हो पाई है। अब कुछ दिन पहले ही रमेश बिदुड़ी जो है जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी इस प्रकरण को लेकर। तो आने वाले समय में बीजेपी किस प्रकार से इसको डिफेंड करती है, ये देखने वाली बात होगी। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता दानिश अली ने बुधवार को दावा किया कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदुड़ी की लोकसभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ लोग उन्हें घृणात्मक और धमकी भरे मैसेज उन्हें भेज रहे हैं। इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिदुड़ी की अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए हिंदी में एक कथित नफरत भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई रमेश बिदुड़ी पर हो सकती है। आज के लिए शहर शहर खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।